है ना। हमारे यहाँ एक वार्डन हुआ करते थे जिनको बहुत दिक्कत थी हर बात से। हम लोग जब हम लोग निकल रहे थे तो फिर बहुत, जब हम लोग अपना हॉस्टल छोड़ रहे थे, खाली कर रहे थे, तो एक केटी वर्ड फेमस है हॉस्टल में, आपके मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में भी फेमस है केटी। ठीक है, केकेटी बोलते, कंबल कुटाई। तो उसमें क्या होता है, रात में किसी दिन वार्डन घूम रहा होता है आपके उसके सामने, तो कोई एक आदमी जाएगा छुप के लाइट ऑफ कर देगा, और दूसरा तीसरा आदमी 2-3 कंबल लेके खड़े हैं। फिर उसके बाद जो होगा, दिस इज रियलिटी, ये होती है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको यहां करना है। चलो भाई, ऑक्सीजन फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन फैमिली हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए एक एक करके ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी। कहां तक डिस्कस किया था? मेटालिक, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनोमेलस बिहेवियर। ठीक है, सबसे इसके पहले हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हाँ, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हमने पढ़ा था, NH3, PH3, ASH3। उसी तरह हमने हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली पढ़ना है। शांत। हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी डिस्कस करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो H2O, H2S, H2SE, H2TE और आपके सामने H2PO। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा ये हमें डिस्कस करना है। तो जो स्टेबल होता है कौन स्टेबल होगा? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वही स्टेबल होगा, वही नहीं टूटेगा। अब देखो कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो जो स्मॉल साइज है, यहां पे ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है, यहां पे जो ओवरलैप हो रहा है 1s2p के बीच में हो रहा है। यहां जो ओवरलैप हो रहा है 1s3p में हो रहा है। यहां 1s4p में ओवरलैप हो रहा है, 1s5p में ओवरलैप हो रहा है, 1s6p में ओवरलैप हो रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है। साइज के बढ़ने से ओवरलैप कमजोर होता है। साइज बढ़ेगा, ओवरलैप कमजोर होगा, ओवरलैप कमजोर होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वही स्टेबल होता है, जो बॉन्ड वीक है वो अनस्टेबल है, टूट जाता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपके पास यहां से आया। उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन ज्यादा होगा, ये तो अभी अभी देख लिया कि जिसका साइज छोटा है वो ओवरलैप अच्छा करेगा, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। स्मॉल साइज, गुड ओवरलैप, ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये आपके सामने बन गया H2TE और फिर बन गया आपके पास H2PO। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद बॉन्ड एनर्जी का अगर कंपेयर किया जाए तो स्टेबिलिटी हो जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाए, बॉन्ड एनर्जी हो जाए, एक ही बात है। क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से है। बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने में, डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर मैं यहां पे नेक्स्ट पैरामीटर बात करूं बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ कैसे देखा जाएगा? क्या इसका इनवर्स रिलेशन होगा? स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी का रिवर्स ऑर्डर कर दो तो आपके पास बॉन्ड लेंथ आ जाता है। लेंथ का मतलब बड़ा साइज है, दूर दूर ओवरलैप होगा यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है।
बॉन्ड लेंथ के बाद नेक्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल H2O, H2S, H2SE, क्या इसमें आप मुझे बताओ ड्रैगो रूल लगता है या नहीं लगता है? ड्रैगो रूल ग्रुप 16 में लगता है या नहीं लगता है? आपको कहां कहां पढ़ा है ड्रैगो रूल? किस किस फैमिली में लगेगा? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और 16 में। यहां भी आपके पास आप देखोगे तो ड्रैगो रूल लगता है, लेकिन क्या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स में लगता है? तो ड्रैगो रूल विल बी अप्लाइड, और यहां पे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स ड्यू टू ड्रैगो रूल बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और H2O में ड्रैगो रूल नहीं लगता है, सेकेंड पीरियड में ड्रैगो रूल अप्लाई नहीं होता है, तो यहां तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3 और यहां का बॉन्ड एंगल हो जाता है 109.5। यहां पे ड्रैगो रूल की वजह से बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90। ड्रैगो रूल की वजह से बॉन्ड एंगल 90 और sp3 की वजह से 109। और यहां पे ड्रैगो रूल क्या कहता है? ड्रैगो रूल कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन विल नॉट अकर। ड्रैगो रूल सिंपली स्पेसिफाइज हाइब्रिडाइजेशन विल नॉट अकर। अगर आपको ड्रैगो रूल याद है तो कंफ्यूजन मत हो, नाइट्रोजन फैमिली का हाइड्राइड और ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड में लगता था, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में लगता था, जहां लोन पेयर है वहीं लगता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स में लगता है। तो लास्ट क्लास में जो हमने हाइड्राइड पढ़ा था उसमें भी लगता है, आज जो हम हाइड्राइड पढ़ रहे हैं वहां भी लग रहा है। तो याद करने का शॉर्ट ट्रिक बताया था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नो हाइब्रिडाइजेशन, इसके हाइड्राइड में नो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है, इसलिए प्योर ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगा 90 डिग्री होगा। तो बॉन्ड एंगल तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा और सबसे कम उधर हो जाएगा। स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। अब यहां जो हाइड्राइड बना है वाटर, उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। वाटर जो हाइड्राइड है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, इट हैज डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी, अलग सी प्रॉपर्टी होती है, और उसको हमें अलग से ट्रीट, अलग से पढ़ाई करना है। वाटर, जो हाइड्राइड वाटर बनेगा उसका अलग से हमें स्टडी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। यहां पे आपसे पूछा जाता है वाटर में बॉन्ड बना है किस ओवरलैप से बना है, और वाटर में जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है। वाटर में बॉन्ड बना है वो किस ओवरलैप से बना है, और वाटर में दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर किस ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं वाटर का आपके पास स्ट्रक्चर बना देता हूं। वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बेंट स्ट्रक्चर। वाटर का आपके पास बेंट स्ट्रक्चर होता है, या एंगुलर स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं, या हम लोग इसको वी शेप बोलते हैं। बेंट या एंगुलर या वी शेप। अब कहा जा रहा है ये बेंट है, एंगुलर है, वी शेप है, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। क्या दो सिग्मा और दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये जो बेंट या एंगुलर या वी शेप बोल रहे हैं, क्या ये मॉलिक्यूल का शेप है? और अगर ज्योमेट्री कोई पूछ ले तो टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हमेशा आप हाइब्रिडाइजेशन से लिखते हो, और जो शेप है वो आप लोन पेयर से लोन पेयर रिमूव करके जो आता है वो लिखते हो। अब इसमें खास बात है, मुझे ओवरलैप बताइए, किस ओवरलैप से H बॉन्ड बना है? तो क्या हमेशा सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है? आप ये नहीं बोल सकते कि 1s और 2p, ये बस समझाने के लिए लिखा हुआ है 1s 2p 1s 3p 1s 4। क्या सिग्मा बॉन्ड कभी भी प्योर ऑर्बिटल से बनता है क्या? नहीं। सिग्मा बॉन्ड क्या हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, और पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से बनता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या हाइड्रोजन तो 1s ही होगा, लेकिन ऑक्सीजन का क्या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? तो हाइड्रोजन का 1s और ऑक्सीजन का sp3।
ठीक है, तो यहां पे दो बॉन्ड बना है, क्या दोनों ओवरलैप सेम ही है? 1s और sp3। दो बॉन्ड बना है, दोनों ओवरलैप सेम है, 1s sp3 1s sp3, या sp3 1s समझ सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि लोन पेयर कहां पे सिचुएटेड है, सोच के बताना। लोन पेयर ऑक्सीजन के 2p में है या ऑक्सीजन के sp3 में है? sp3 में है, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो सेंट्रल एटम के पास प्योर ऑर्बिटल थोड़ी बचा, वो तो हाइब्रिडाइज हो गया। तो अब देखो क्या, ऑक्सीजन का मैं लिख के बताता हूं, ऑक्सीजन में क्या हुआ होगा, 1s2 2s2 2p2, यही होता है? नहीं, 2p4 होता है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। अब हमें इनर कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान नहीं देना होता है, हमेशा आउटर कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना होता है। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 बना हुआ है, और देखोगे तो 2p4 बना हुआ है, तो 1 2 3 और 4। तो क्या ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा या चारों हाइब्रिडाइजेशन खुशो कर लेंगे? भाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या बीच सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो क्या यहां पे एक s और 3p मिलके हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? तो हाइब्रिडाइजेशन होके क्या होता है, क्या चार नए ऑर्बिटल बन जाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन होके चार नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, sp3 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 sp3। तो पहला वाला 2s sp3 में कन्वर्ट हो गया, दूसरा वाला 2p sp3 में कन्वर्ट हो गया। क्या यहां से एक बॉन्ड बनता है, यहां से एक बॉन्ड बनता है। तो दोनों जो लोन पेयर है वो कहां ऑर्बिटल सिचुएटेड है, sp3 में। तो टू लोन पेयर इन वाटर इज इन sp3 ऑर्बिटल। दो लोन पेयर जो है वाटर में वो sp3 ऑर्बिटल में, और जो दो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 1s बन रहा है। तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड बने हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनता है, और लोन पेयर कहां सिचुएटेड होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बना उसमें। प्योर ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के पास नहीं होता है, प्योर ऑर्बिटल हमेशा सराउंडिंग के पास होता है। चलिए नेक्स्ट। मैंने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग डाल दिया है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी वाले, ठीक है, गो थ्रू इट। इसी साल में वो पाप धोल लेना 1 जनवरी से पहले, ठीक है। एनसीईआरटी रखो, मोबाइल का टाइमर लगाओ, 300 क्वेश्चन है, 300 मिनट बैठ जाओ। 300 मिनट कितने होते हैं, 5 घंटे। एक दिन बैठ जाओ, ठीक है, नहीं हो तो 150-150 करके बैठ जाओ, 2.5-2.5 घंटे तो बैठ ही सकते हो, ठीक है, टाइमर लगा के, है ना। अगर आपको अकेले नहीं बैठ पा रहे हैं, जैसे मैं था तो मैं अकेले नहीं पढ़ता था, तो मैंने किसी को ढूंढ लिया था साथ में पढ़ने के लिए, दोस्तों के साथ पढ़ता था, ग्रुप स्टडी करता था, है ना। तो आप भी कंपटीशन में ऐसा पढ़ सकते हैं, देखो कुछ फायदा तो होता है। तो मैं अपने पीजी वाले के साथ कंपटीशन में पढ़ता था, राइट। 3-4 लोग थे हम, और चारों का सिलेक्शन हुआ था, राइट। सबसे अच्छी बात ये थी, क्या नहीं नहीं बात नहीं करते थे, फिर हम टाइमर लगा देते, फिर कोई बात करता फिर हम खींच के देते थे, फिर बात कैसे किया टाइमर के बीच में, ठीक है। सबका इंटेंशन पढ़ने का था वहां पे, ठीक है। कभी कभी हमारा टेस्ट खराब होता था, तो हम रास्ते में जब आते थे तो उससे थे यार इतना पढ़ने के बाद भी टेस्ट खराब हुआ। आपके साथ भी होता होगा। हम लोग क्या करते थे, सुबह 9 बजे हमारा टेस्ट लगता था। जेई वालों का टाइम 2 से 5 नहीं होता है, जेई वालों का टाइम 9 से 12 होता है। तो 9 से 12 हम टेस्ट देने जाते थे। तो कभी कभी क्या होता था, रात भर पढ़े और 6 बज गया, 7 बज गया, फिर हुआ कि यार समोसे खाते हैं अभी, ठीक है। समोसे खा के फिर टेस्ट देने चले जाते थे 9 बजे। फिर 12 बजे आते थे तो एकदम ऐसा लगता था कि रास्ते में ही ना सो जाए, है ना। तो पहुंचते थे, और पेपर जिस दिन खराब गया है तो फिर हम लोग करते थे, काम करो, उस समय 18 रुपए के वो आती थी कार्ड्स का डब्बा, खाना खाते थे, और फिर मस्त शाम तक पत्ते खेलेंगे, ठीक है। आपके हॉस्टल में भी होता होगा। बहुत डेंजरस चीज है, मैं बता दूं, बी जितना दूर रह सकते रह लो, क्योंकि इट इज हाईली एडिक्टिव गेम। एक बार उसमें घुसे, बाहर निकालना बहुत मुश्किल है ना।
तो ये कभी कभी करते थे हम लोग, है ना, आपके जैसे नहीं कि अब ठीक है सर अब यहां से जाने के बाद अब वही किया करेंगे। जनरली 2.5 घंटे 3 घंटे अकेले पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, मेक अ ग्रुप जिसके साथ आप पढ़ पाए, कंपटीशन में पढ़ पाए, ठीक है। तो ये आपके पास 2 लोन पेयर हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। आप लोग स्ट्रेस लेके पढ़ते हो ना, इसीलिए ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। जिस दिन ये सोच लोगे कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाना है, उस दिन से पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई मत करो। ये क्या हुआ? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, तो जिस दिन ये समझ लोगे उस दिन से पढ़ाई अच्छी होने लगेगी। फिर डर नहीं रहेगा ना यार, फिर डर नहीं रहेगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा ढीठ बन जाओ, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, है ना। एक दिव्य कीर्ति सर की बहुत अच्छी लाइन है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और क्या होगा। जो होता है वो देखने लायक नहीं है। ओके, क्या कह रहे हैं? 2 साल से यही सोच रहे हो? बहुत बढ़िया। मतलब इतना भी बिंदास नहीं हो जाना है। चलो, हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मोलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मोलिक्यूल में बहुत ये थोड़ा सा अलग केस है, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे देख लीजिए, फिर आराम से आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। एक वाटर मोलिक्यूल में ड्रॉ करता हूं, तो एक वाटर मोलिक्यूल में हमने ओवरलैप भी देख लिया कि sp3 1s ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है। ये जो लोन पेयर है ये sp3 ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, और ये जो लोन पेयर है वो भी sp3 ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। अब ये वाटर मोलिक्यूल आपके पास है। अगर ये वाटर मोलिक्यूल किसी दूसरे वाटर मोलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, ये वाटर मोलिक्यूल मान लीजिए किसी दूसरे वाटर मोलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो हमने आपको H बॉन्ड का कंडीशन बताया है कि H बॉन्ड में हाइड्रोजन FON के बीच में लाई करना चाहिए। तो इस हाइड्रोजन को देखो, क्या ऑक्सीजन से कोवलेंट बॉन्डेड है और दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ से कनेक्टेड है, तो क्या यहां पे H बॉन्ड हो रहा होगा? तो इस हाइड्रोजन पे H बॉन्ड लग रहा होगा। सिमिलरली मैं दूसरा वाटर मोलिक्यूल अगर इधर बना दूं, OH और H, तो ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, तो क्या यहां पे आप देखोगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन, यहां पे H बॉन्ड दिख रहा है, लोन पेयर है, और यहां कोवलेंट बॉन्ड है, क्या H बॉन्ड है? सिमिलरली आप देखोगे तो यहां पे एक और अगर मैं OHH बना दूं, तो क्या ऊपर वाले वाटर का H बॉन्ड, ऊपर वाले वाटर का हाइड्रोजन, क्या इसके लोन पेयर के साथ H बॉन्ड दिखा रहा होगा? सिमिलरली मैं एक और H बॉन्ड इस साइड बना देता हूं, OH और H, तो यहां पे एक लोन पेयर है और यहां पे एक लोन पेयर है, तो क्या इसके साथ H बॉन्ड बना रहा होगा? इसके साथ H बॉन्ड बन रहा होगा, तो दिस इज अनदर H बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ओके फाइन। अब आप देखोगे बोर्ड पे, यहां पे एक लोन पेयर है, यहां पे एक लोन पेयर है। अब बीच वाले वाटर मॉलिक्यूल को देखो, तो क्या बीच वाला एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बना रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाएगा। फिर से ध्यान देना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या वो प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। sp3 हमेशा क्या होता है? नॉन प्लेनर। तो मैं ये मान के चलता हूं नॉन प्लेनर है, तो दोनों हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा होगा और दोनों लोन पेयर पीछे की तरफ जा रहा होगा, तभी तो नॉन प्लेनर होगा भाई। इसमें क्या होगा, OHH में एक हाइड्रोजन को वेज पे डाल दो, एक हाइड्रोजन को डैश पे डाल दो। ठीक हो गया। एक लोन पेयर कुछ ऐसा होगा और दूसरा लोन पेयर कुछ ऐसा होगा, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो क्या एक H बॉन्ड इस डायरेक्शन में आपकी तरफ होगा, दूसरा H बॉन्ड क्या पीछे की तरफ होगा, तीसरा H बॉन्ड दोनों ऊपर की तरफ हो रहे होंगे? समझ में आया? बेसिकली sp3 को कभी भी इमेजिन करना हो ना, तो V टाइप इमेजिन कर लो, मतलब एक V ऐसा और दूसरा V ऊपर की तरफ ऐसा, क्रॉस V, दैट इज sp3। sp3 इज हमेशा क्रॉस V। एक V ऐसा होगा जो एक वेज होता है और एक डैश होता है, इसी को हम लोग, एक वेज और एक डैश हो गया, और दूसरा, अब वेज डैश का मतलब एक आगे एक पीछे होगा, एक V, समझ में आया?
और जो दूसरा V है ये इस तरह से होगा। फिर से ध्यान दो, एक इस प्लेन में V है और दूसरा sp3 एक इस प्लेन में V होता है। समझ में आया? दोनों नॉन प्लेनर होते हैं, उल्टा V एक दूसरे पे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, बट एक V इस डायरेक्शन में है तो दूसरा V इस डायरेक्शन में होगा। तो एक V अगर वेज डैश पे है तो दूसरा V इस डायरेक्शन में होगा। ये हो गया sp3। ठीक है, तो अब सोचो, एक H बॉन्ड इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, एक H बॉन्ड इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। सिमिलरली ऊपर वाला लोन पर एक H बॉन्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक H, तो क्या सारे प्लेन में निकल रहा है? एक आगे की तरफ वाटर H बॉन्ड बना रहा है, एक पीछे की तरफ बना रहा है, एक इस डायरेक्शन बना रहा है, एक इस डायरेक्शन बना रहा है। क्या चारों तरफ बना रहा है? तो क्या एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में H बॉन्ड बन रहा है? तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्या नॉन प्लेनर बना रहा है? क्या 3 डायमेंशन में बना रहा है? और क्या ये यहीं रुकेगा या और भी आगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड करेगा? ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर जब बनेगा तो क्या इसके अंदर, चूंकि ये नॉन प्लेनर है तो इसके अंदर वॉइड हो जाएगा। भाई नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक H बॉन्ड इधर, एक H बॉन्ड इधर, तो बीच का स्पेस के खाली छूट गया और ये खाली छूटता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो जब भी वाटर H बॉन्ड बनाता है केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये एक है, इसके ऊपर से एक और जुड़ जाएगा, ठीक है, और बीच में क्या है? खाली जगह। फिर एक और ऊपर से जुड़ जाएगा, बीच में क्या है? खाली जगह। इसी को बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। तो वाटर 4 बॉन्ड बनाता है और केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, जिसको वॉइड कहते हैं। और यही आपके आइस में होता है। आइस में वाटर H बॉन्ड बनाता है और केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या? एम्प्टी स्पेस है बीच में, और एम्प्टी स्पेस है तो डेंसिटी कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। एम्प्टी स्पेस है तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी कम होता है इसलिए पानी फ्लोट करता है, मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करता है। वाटर में 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक एक करके अब सारी बात को लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 H बॉन्ड। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाता है इन नॉन प्लेनर मैनर। एक नॉन प्लेनर मैनर में 4 H बॉन्ड बनाता है, सो इट फॉर्म्स केज लाइक स्ट्रक्चर। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाएगा, सो इट फॉर्म्स केज लाइक स्ट्रक्चर। और केज लाइक स्ट्रक्चर के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वॉइड या एम्प्टी स्पेस, वॉइड या एम्प्टी स्पेस इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपका वॉइड है या एम्प्टी स्पेस है, वॉइड या एम्प्टी स्पेस इन स्ट्रक्चर। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाएगा और इन नॉन प्लेनर मैनर, सो इट फॉर्म्स केज लाइक स्ट्रक्चर। और केज लाइक स्ट्रक्चर में वॉइड होगा, एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक है। ड्यू टू एम्प्टी स्पेस या ड्यू टू वॉइड इनसाइड, ड्यू टू वॉइड इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, वॉल्यूम इंक्रीजेस। और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसलिए लिखो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। यही रीजन है जिसकी वजह से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये प्रीवियस ईयर में 19 में पूछा हुआ सवाल है कि आइस फ्लोट करता है क्यों। वैसे तो आपको पता है डेंसिटी, बट वो डेंसिटी दिया ही नहीं था ऑप्शन में, वो केज लाइक स्ट्रक्चर पूछा था। हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि डेंसिटी कम होगा तो तैरेगा, बट डेंसिटी कम क्यों हुआ वो केमिस्ट्री देता है आंसर। डेंसिटी कम इसलिए हुआ क्योंकि क्या अंदर है? केज लाइक स्ट्रक्चर। और केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या है? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गया, और इसलिए फ्लोट करता है। एक और इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इंटेक्स्ट का, कि जितने भी आप आइसक्रीम खाते हैं उस आइसक्रीम में जो स्टिक होती है आइसक्रीम की, वो लकड़ी का होता है। वाई? प्लास्टिक का क्यों नहीं है, मेटल का क्यों नहीं है? हाँ, उसका भी रीजन यही है। जो आपका लकड़ी होता है, वुडन स्टिक, ठीक है, वुडन स्टिक में आपके पास होता है सेलुलोज, ठीक है, आप बायो में पढ़ते होंगे। सेलुलोज में H बॉन्ड बनता है वाटर के साथ, और इसलिए वो टाइटली पकड़ के रखता है। अगर आप प्लास्टिक का डालेंगे या कुछ डालेंगे तो वहां H बॉन्ड नहीं बनेगा, और H बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो जैसे ही आप निकाले पैकेट से गिर जाएगा, जो थोड़ी देर बाद आइसक्रीम स्टिक के साथ भी हो ही जाता है। अब H बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है ना, तो बहुत देर तक टाइटली होल्ड नहीं करेगा।
थोड़ी देर बाद, इसलिए आपका आइसक्रीम गिर जाता है, इसलिए जल्दी खा लेना चाहिए आइसक्रीम, है ना। मंगा दें, 2 मंगाए, ओके। तुम्हारी आदत ज्यादा नहीं खराब हो गई है? हाँ शांत, हाँ। केज लाइक स्ट्रक्चर, नहीं नहीं, आइस का मतलब क्या है? बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल कंबाइन होके क्या बना लिया आपके पास? केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कब बनेगा? जब टेम्परेचर लो होगा। अभी सोचो, आइस टेम्परेचर लो पे ही क्यों बनता है? नॉर्मल पानी में क्यों नहीं बन गया? क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तभी तो मोलिक्यूल्स पास में आएंगे। हीट करने पर क्या मोलिक्यूल दूर दूर भाग जाएगा? रैंडमनेस बढ़ जाता है, हीट करने पर मोलिक्यूल दूर दूर चला जाएगा। दूर दूर चला जाएगा तो क्या एच बॉन्ड होगा? नहीं। एच बॉन्ड होने के लिए मोलिक्यूल को पास में आना चाहिए, इसीलिए टेम्परेचर क्या करते हैं? लेस। टेम्परेचर लेस करने से मोलिक्यूल पास आए, मोलिक्यूल पास आए तो एच बॉन्ड बना, एच बॉन्ड बनने से आइस बना, ठीक है। और जैसे ही उस आइस को फिर से बाहर रखोगे तो मोलिक्यूल क्या दूर दूर होना चालू होगा, फिर पानी बन जाएगा, एच बॉन्ड टूट जाएगा। नहीं, लिक्विड वाटर में एच बॉन्ड नहीं होगा। एट लोअर टेम्परेचर जब मोलिक्यूल पास आएंगे तब एच बॉन्ड बनेगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे मोलिक्यूल दूर होता है इसलिए एच बॉन्ड नहीं होता है। अगर मान लो पानी में एच बॉन्ड होता तो आप पी ही नहीं पाते, ठीक ना। पानी में एच बॉन्ड होता वो सॉलिड की तरह बन जाता। बॉन्ड बनने से क्या होता है? मोलिक्यूल पास आते हैं, हार्ड हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लिखिए यहां पे आइसक्रीम स्टिक वाली कहानी लिखिए। वुडन स्टिक्स आर यूज्ड इन, wooden sticks are used for ice cream sticks। वुडन स्टिक्स जो है वो यूज होते हैं आइसक्रीम स्टिक्स की तरह। वाई? वुडन स्टिक्स आर यूज्ड फॉर आइसक्रीम स्टिक्स। लिखोगे कि वुडन स्टिक के अंदर होता है सेलुलोज, वुडन स्टिक्स के अंदर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज आपका एच बॉन्ड बनाता है आइसक्रीम के साथ। आइसक्रीम में क्या है? वाटर, तो सेलुलोज और वाटर एच बॉन्ड बनाता है। सो वुडन स्टिक होल्ड्स आइसक्रीम। सोचो, इस लेवल का क्वेश्चन भी आपके पास पीवाईक्यूज में मिलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में हालांकि अब तो डिलीट हो गया, बट बता देता हूं, जो आप चिप्स के पैकेट खाते हो उसमें N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों? ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा? इनर्ट रहता है। ऑक्सीजन में क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन में भी तो डबल बॉन्ड है, वो भी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑक्सीजन तो अच्छी चीज है, ऑक्सीजन तो हम सांस लेते हैं। अगर मान लो आपके खाने के साथ ऑक्सीजन आ गया और अच्छी चीज है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये किसने बोला? हाँ, तो फिर हम क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो रहे? हम जन्म से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। चलिए देखो ध्यान से, चिप्स के पैकेट में N2 गैस रखते हैं। आपने जो आंसर दिया था वो सही है। N2 गैस में क्या नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है? क्या ये आसानी से टूटेगा या नहीं टूटेगा? इसको तोड़ने पे बहुत हीट देना पड़ेगा तब ये टूटेगा, ठीक है। तो जो आपके चिप्स के पैकेट में वो जो आलू के रखे होते हैं, आलू रखा होता है मान लो उसमें, तो आलू जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन से क्या आपका ग्लूकोज का रिएक्शन हो जाता है? भाई उसमें क्या है? शुगर का कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें आपके पोटैटो में, तो वो आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। बट O2 से रिएक्शन, N2 से रिएक्शन नहीं करेगा। इससे रिएक्शन कर जाता है बट इससे रिएक्शन नहीं करता है। दूसरी चीज,
अगर मान लो आलू के पैकेट को बाहर निकाल के रख दो, आलू के पैकेट को नहीं, चिप्स के पैकेट को अगर बाहर निकाल के रख दिया तो क्या वो खराब हो जाएगा? रीजन वही जो आपने बोला है कि क्या ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो कुछ और बनाना चालू करेगा। ठीक है, उसके बाद N2 जो है चूंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट होगा ही नहीं, ना खुद होगा ना किसी और को करने देगा। आप सुनो, ना तो ये खुद रिएक्ट करेगा आलू के साथ, ना बाहर वाले को किसी को कांटेक्ट में आने देगा। अगर मान लो N2 भरा हुआ है तो O2 अगर पास में आ भी रहा है तो वो दूर चला जाएगा, एज लॉन्ग एज पैकेट फटा नहीं है। ठीक है, तो N2 पैकेट के अंदर इसीलिए डाला जाता है कि O2 से कांटेक्ट में ना आ पाए, क्योंकि O2 से कांटेक्ट में आया तो उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन होंगी और खराब हो जाएगा। N2 जल्दी ना खुद रिएक्ट करेगा ना किसी और को करने देगा, इसलिए वो सेफ रहता है। दूसरा चीज, N2 चूंकि इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता। अब मान लो आपके बॉडी में चला भी गया तो रिएक्शन नहीं करेगा। अब रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन कुछ और डाल देते, जैसे मान लो CO2, मान लो क्यों नहीं डाला, आप कहोगे CO2 क्यों नहीं डाला? CO2 अगर अंदर चला गया तो इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, लेकिन N2 गया तो बहुत हार्मफुल नहीं है, क्यों? इनर्ट है, वो जाके अंदर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा आपसे, इसलिए खाने में भी कोई इसको गड़बड़ी नहीं है। तो N2 अगर आप 1-2% कुछ चला भी जाता है तो बहुत हार्मफुल नहीं है। आप मानोगे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई N2 गैस इज यूज्ड इन चिप्स पैकेट, बट अब वो चूंकि N2 हटा दिया सिलेबस से तो नहीं आएगा, तो इसलिए उसको पढ़ाया भी नहीं था। बस याद ये ध्यान रखिएगा कि N2 गैस बहुत इनर्ट है, वो जल्दी रिएक्शन ना करता है ना किसी और को करने देता है। ठीक है, ना किसी और गैस से उसको रिएक्ट करने देगा ना खुद आपस में रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसको रिएक्ट करने के लिए हीट की जरूरत है। तो जब बहुत हीट होगा, इसीलिए लोग कहते हैं, आप देखोगे जो बाहर रोड साइड में ना चिप्स के पैकेट पड़े होते हैं, वो एक तो फटने की वजह से खराब होता है, दूसरा वो कहीं से फटा नहीं है फिर भी N2 गैस रिलीज हो जाता है। कुछ कुछ पैकेट आपको मिलेगा ऐसा कि N2 उसके अंदर नहीं है, तो उसको कहते हैं नहीं खाना चाहिए। रीजन, वो बहुत धूप में होगा, 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस में होगा, या कहीं से उसको इतना हीट मिल गया है जिससे N2 निकल चुका है, वहां से एस्केप कर चुका है। तो हीटेड N2 नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हीटेड N2 क्या हो, बॉन्ड टूट चुका है, बॉन्ड टूट चुका है तो अगर आपके अंदर जाएगा तो रिएक्शन करेगा, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। खैर छोड़िए, नेक्स्ट हाइड्राइड के बाद लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले इसी में दो ऐड कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बीपी एंड एमपी हाइड्राइड्स का ही। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड किसका होगा बता दीजिए, H2O का ज्यादा होगा या H2S का ज्यादा होगा या H2SE का होगा या H2TE का होगा या H2PO का होगा? ये बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, और फिर मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है। H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO। क्या H2O के अंदर हमने अभी अभी देखा कि H बॉन्ड होता है और बाकी में H बॉन्ड नहीं होता है? केवल और केवल वाटर में H बॉन्ड होता है, बाकी में H बॉन्ड नहीं होता है। तो H बॉन्ड हो गया तो क्या ये बाकियों से स्ट्रांग हो गया? H बॉन्ड हो गया तो अब इस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में। अच्छा, अब अट्रैक्शन ज्यादा है तो बाकियों में H बॉन्ड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बॉयल करना, इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल पड़ता है। H2O में अट्रैक्शन हो गया, H बॉन्ड आ गया, एक नहीं चार चार H बॉन्ड आ गया, तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसको बॉयल करना मुश्किल होता है, इसलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। वैसे बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे देखते हैं इन जनरल? इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट चूंकि H2O में H बॉन्ड है इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर H2PO, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S। वैसे तो मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट H2O में चूंकि H बॉन्ड है इसलिए सबसे ज्यादा हो जाता है, बिकॉज एक नहीं चार चार H बॉन्ड है।
हाँ, अभी मेल्टिंग पॉइंट बताया नहीं है, अभी तो खाली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है। अच्छा, ये वाला वो तो भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया था वो मैच द कॉलम में आया था। उस मैच द कॉलम का 2 पार्ट इस यहां से आया था। चार कंपाउंड है, चारों का नाम लिखने के लिए आया था और मैच द कॉलम दिया हुआ था कि मैच करिए सही नाम से। और ये पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं और यहां भी पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो अब देखो, ये सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो ये फ्लोराइड है कि ऑक्साइड है? भाई अगर फ्लोराइड है कि ऑक्साइड है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस हिसाब से बोलते हैं। इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? तो जब भी कोई नाम लिखना होता है क्या सबसे पहले लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव लिखते हैं? तो सबसे पहले लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव लिख दो, ऑक्सीजन। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लिखोगे, क्या एक 1 फ्लोराइड मोनोफ्लोराइड लिखो या डाई फ्लोराइड लिखो? डाई फ्लोराइड। तो ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड इसका नाम। जनरली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पे देखो, ये ऑक्साइड है या क्लोराइड है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। भाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 3.5, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के हिसाब से नाम लिख दिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है? 3, और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है? 3.5। तो अब कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन। तो अब लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को पहले लिखोगे, तो क्या? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और फिर क्या लिखोगे अब? ऑक्साइड। तो डाइक्लोरो ऑक्साइड। डाइक्लोरो ऑक्साइड लिखो, डाइक्लोरो मोनोऑक्साइड लिखो, एक ही बात है। अब यहां पे देखो, क्या कैल्शियम, कैल्शियम तो मेटल है, मेटल तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और नाइट्रोजन तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या मैं यहां पे ट्राई कैल्शियम लिखूंगा? 3 कैल्शियम है। उसके बाद क्या आ जाएगा? डाई नाइट्राइड आ जाएगा, ट्राई कैल्शियम ड्राई नाइट्राइड। सिमिलरली वहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? Cl। और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? आयोडीन। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को पहले लिख दिया और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को बाद में लिख दिया, तो आयोडीन क्लोराइड, ICl। अब मुझे 2 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो भी लिख लेता हूं। यहां पे जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो हमने नहीं लिखा अभी तक, क्यों? सेम है, MP एंड BP है सेम ऑर्डर। अब जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर वो लिखिए। थर्मल स्टेबिलिटी पूछा हुआ था, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? थर्मल स्टेबिलिटी, थोड़ा सा सोचो, नोट्स का क्वेश्चन है, अभी अभी कराया है, नोट्स में ही है और हर साल होता है। क्या आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाया हुआ है? स्टेबिलिटी ही तो थर्मल स्टेबिलिटी है, एक वर्ड ही तो जोड़ दिया उसमें।
स्टेबिलिटी का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का हिंदी मतलब समझो। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। हीट देने के बाद भी कौन स्टेबल है? दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। वही तुम देख रहे थे कि जो नहीं टूटेगा वो स्टेबल है, और जो टूट जाएगा वो अनस्टेबल है। तो कौन नहीं टूटेगा? जो स्ट्रांग है। वाटर नहीं टूटेगा। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होगा, ओवरलैप कमजोर होगा। तो साइज बड़ा हो रहा है, ओवरलैप कमजोर हो रहा है, क्या ये आसानी से टूट जाएगा? तो थर्मली हीट देने पर कौन जल्दी टूट रहा है? ये। हीट देने पे कौन नहीं टूट रहा है? ये। तो जो नहीं टूट रहा है वो स्टेबल है। तो क्या थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है और थर्मल स्टेबिलिटी इसकी कम है? ये हीट देने पे नहीं टूट रहा है, हीट देने पे स्टेबल है, और हीट देने पे टूट जा रहा है, हीट देने पे अनस्टेबल है। तो थर्मल स्टेबल कौन हुआ? ये। थर्मल अनस्टेबल कौन हुआ? ये। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यही आपके पास लास्ट ईयर पूछा हुआ था, थर्मल स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा सेम होगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जो बॉन्ड स्ट्रांग है वो हीट देने के बाद में नहीं टूट रहा है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी है। एक और क्वेश्चन लास्ट ईयर यहीं से सेम टॉपिक से पूछा, और ये भी आप अभी अभी पढ़े हो, देखना। पूछ रहा है रिड्यूसिंग नेचर। पूछ रहा है किसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगा, और मैंने आपको रिड्यूसिंग नेचर का तरीका बताया है। कौन रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है? कॉन्सेप्ट बताइए। मैंने आपको बताया था जो एसिड है वही रिड्यूसिंग नेचर है, कल ही बताया था। जो एसिड है वही रिड्यूसिंग नेचर है। तो एसिड कौन होता है? जो हाइड्रोजन दे दे। जो हाइड्रोजन दे दे, क्या वही अच्छा एसिड है? अब मुझे बताओ कौन हाइड्रोजन दे देगा? जो वीक है। कौन वीक है? H2PO। कल मैंने बताया था रिड्यूसिंग नेचर इज एसिडिक नेचर। जो जब भी कभी रिड्यूसिंग नेचर पूछ ले, एसिडिक नेचर पूछना है। अगर मान लो ऑक्सीडाइजिंग पूछ ले, बेसिक नेचर। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछ ले, बेसिक नेचर। रिड्यूसिंग नेचर पूछ ले, एसिडिक नेचर। क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक नेचर का एक ही मतलब है, जो हाइड्रोजन आसानी से दे दे, विच रिलीजेस हाइड्रोजन इजिली। विच रिलीजेस हाइड्रोजन इजिली। अच्छा, कौन हाइड्रोजन इजी रिलीज करेगा? जो वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड कौन है? जिसका साइज बड़ा है। जिसका साइज बड़ा है उसका ओवरलैप कमजोर है, ओवरलैप कमजोर है तो बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो हाइड्रोजन आसानी से रिलीज कर देगा। एसिडिक नेचर का भी सेम ही ऑर्डर हो जाएगा। एसिडिक नेचर भी अगर आपको अलग से पूछ ले तो सेम हो जाएगा। जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर दिया वो ज्यादा एसिड है। अब मुझे बेसिक नेचर बताओ। मुझे बेसिक नेचर बता दो। यही आपका नीट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है दोनों। अब आ जाओ बेसिक नेचर का आंसर। अब अगर आएगा तो ये आएगा, H2O ज्यादा बेसिक है कि H2S ज्यादा बेसिक है कि मैंने क्या बताया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बेसिक नेचर कभी भी आपको देखना है इनऑर्गेनिक में, क्या देखोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा है बेसिक ज्यादा होगा। बताया था कि साइज छोटा है तो क्या लोन पेयर एक जगह है, और साइज बड़ा हो जाने से लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो डोनेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन साइज अगर छोटा है तो क्या लोन पेयर एक ही जगह है? एक ही जगह है तो डोनेट हो पा रहा है। तो लिखो, साइज स्मॉल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बेसिक नेचर हाई। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसका मतलब बेसिक नेचर आपके पास क्या हो जाएगा? हाई। तो दिस इज योर बेसिक नेचर। क्या आपको ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछ रहे तो यही हो जाएगा। जो एसिड है वो रिड्यूसिंग होता है, जो बेसिक है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये याद रखना है आपको।
अरेंज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही है? आपको कभी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग आए, आप क्या सोचोगे? एसिडिक बेसिक। रिड्यूसिंग मतलब एसिडिक, ऑक्सीडाइजिंग मतलब बेसिक। अब बताओ बेसिक नेचर मैंने क्या बता रखा है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ये साइज छोटा है बेस ज्यादा होगा? साइज बड़ा हो गया बेस कमजोर हो गया। तो जो बेसिक का नेचर होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर होगा। ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ये तो हाइड्राइड हो गया जो अभी तक आपने पढ़ा था कि हाइड्राइड का कैसे कैसे हमें देखना है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, उसका हमने स्टेबिलिटी देख लिया, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सारा कुछ देख लिया। हाइड्राइड्स के बाद ऑक्साइड्स देखना है। हाँ, कहां पे है? अच्छा, ये उल्टा लिख दिया क्या? सही लिखा था, यहां पे खाली हो गया। हाँ, चलो, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली देखो। ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन फैमिली दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, MO2 और MO3। ऑक्सीजन फैमिली दो तरह का ऑक्साइड बनाता है, MO2 और MO3। ठीक है, दो ही तरह के आपको ऑक्साइड मिलेंगे। MO2 यानी कि M का मतलब कोई भी ऑक्सीजन फैमिली रख दो, ऑक्सीजन रखोगे तो O3 बन जाएगा, सल्फर रखोगे SO2, सेलेनियम टेलुरियम। पोलोनियम नहीं बनाता है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, ऑक्साइड नहीं बनाता। सिमिलरली O4 कहीं आपने नहीं सुना होगा, ऐसा तो कोई कंपाउंड आपने सुना ही नहीं कि O4 बन रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीजन कितना बना सकता है? 3 बॉन्ड O3 के अंदर, 4 बॉन्ड वो बना ही नहीं सकता। तो सल्फर तो बना सकता है 3 बॉन्ड, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही उसमें पूछा जा सकता है, और कोई नेचर ये दिखाता ही नहीं है। को ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज्यादा होगा? SO2 का। मैंने अभी अभी बताया ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या देखना है? बेस। बेस कौन ज्यादा है? जिसका साइज छोटा हो, वो बेस अच्छा है। अच्छा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, अगर मैं आपसे पूछ लूं एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? मैंने आपको कल ही बताया था, एसिडिक नेचर आप कॉन्सेप्ट से करो, वैसे तो उल्टा कर दोगे आंसर आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्या था ये सोचो। क्या हमने बोला था एसिडिक नेचर कभी भी देखना होगा तो मैं सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखूंगा, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या यही होगा? अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि एसिडिक नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, वैसे तो ये उल्टा होना चाहिए था, ये कैसे आया? सोच के बताइए। अभी अभी हमने देखा है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है? बेस, और एसिडिक नेचर मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। बट व्हाई दिस इज बिहेवियर, ये ऐसा क्यों आ रहा है?
ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या बेसिक नेचर को बोलते थे? तो बेसिक नेचर ये होना चाहिए था, और एसिडिक नेचर को हम लोग क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग। तो उल्टा होना चाहिए था, तो बेसिक भी वही आ रहा है, एसिडिक भी वही आ रहा है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग मतलब बेसिक और रिड्यूसिंग मतलब एसिडिक, वो आप हाइड्राइड्स में लगाएंगे, हर जगह नहीं लगाएंगे। जो आपने पढ़ा ये वाला, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्राइड्स, हर जगह मत लगा देना, राइट? एसिडिक एंड रिड्यूसिंग नेचर आर सेम ओनली फॉर हाइड्राइड्स, लिख लीजिए वहां पे, ओनली फॉर हाइड्राइड्स। सिमिलरली basic and oxidizing nature are same only for hydrides. Only for hydrides. हालांकि कई जगह आपके पास सेम से आंसर आ जाएगा, बट ठीक है। अब इसमें ओजोन के बारे में पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ओजोन, O3, इसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर बस पढ़ना है। हाँ, O3 का क्या? O3 दिखाता ही नहीं है। O3 ना रिड्यूसिंग होता है ना ऑक्सीडाइजिंग होता है। O3 स्टेबल है ना, रेजोनेंस हो रहा है उसके अंदर, वो क्यों ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना चाहेगा? ठीक है, O3 आपको याद हो तो कहां पढ़ते हैं हम? ओजोनोलिसिस के अंदर। ओजोनोलिसिस में क्या करता है वो? जिसके साथ भी मिलेगा उसमें ऑक्सीजन ऐड करा देता है। ठीक है, तो इसमें ओजोन का अलग से लिखिए, पहले लिख लो फटाफट। O3 और S8, इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना है, दो ही कंपाउंड है, इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना है, दैट्स इट। ऑक्सीजन फैमिली में इसके बाद का पार्ट उड़ा दिया गया है। हाँ, बोर्ड पे देखिए, O3 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। O3 मॉलिक्यूल में ये वैसा मॉलिक्यूल है जहां पे ऑक्सीजन अपना मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन अपने 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, O3 मॉलिक्यूल में। तो देखो O3 मॉलिक्यूल बनता कैसे है? O3 मॉलिक्यूल को ऐसे समझना है, O2 प्लस O। O2 आपको पता है क्या होता है? O डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर यहां पे, 1 लोन पेयर यहां पे। ठीक है, एक ऑक्सीजन होता है, क्या उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या स्टेबल हो जाएगा? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो ध्यान दीजिए, O2 प्लस O, O2 का तो अपना डबल बॉन्ड बना रहता है, 2 लोन पेयर यहां पे और 2 लोन पेयर यहां पे, लेकिन जो एक लोन पेयर है वो किसी एक बॉन्ड को, किसी एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट हो जाता है। इस ऑक्सीजन पे पहले से कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन, अब भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। यही है, वही आपका पहला स्ट्रक्चर है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 3 तरह से लोन पेयर है। बीच वाले पे कितने लोन पेयर है? 1। इस पे कितने लोन पेयर है? 2। इस पे कितने लोन पेयर है? 3। तो ओजोन के तीनों ऑक्सीजन पे डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर है, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या डोनर एटम पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस लगा सकते हैं? डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस लगा दिया, तो सेम चीज यहां आ गया। अब देखो, जैसे ही हमने डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस लगाया, क्या पाई सिग्मा चार्ज नाम का रेजोनेंस दिख रहा है?
तो रेजोनेंस दिखेगा, तो क्या ये डबल बॉन्ड यहां भी आएगा? भाई ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो सेम रेजोनेंस बनेगा। तो अगर सेम रेजोनेंस बनेगा तो एक बार पाई बॉन्ड यहां पे, एक बार पाई बॉन्ड यहां पे, क्या पार्शियल डबल बॉन्ड बना सकते हैं? अगर कोई आपसे पूछे ओजोन में बॉन्ड लेंथ अलग अलग है या सेम है? सेम, क्योंकि सारा बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। और यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आया था। इन ओजोन मोलिक्यूल ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। ओजोन मोलिक्यूल के अंदर ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। इन ओजोन मोलिक्यूल सारे के सारे बॉन्ड लेंथ्स क्या हैं? सेम। ओजोन मॉलिक्यूल में सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम है। क्यों? रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। अब S8 जो है, ये स्ट्रक्चर फेमस स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा लड़कियां खासकर बर्थडे में पहन लेती हैं क्वीन बनने के लिए। लड़के तुम लोग देखे हो कि नहीं? कैसे ही दे, फोटो की बात कर रहा था मैं, है ना? नहीं देखे हो तो जंगल से निकलो, बाहर शहरों में आओ, दिखेगा ये सब चीज, है ना? पेड़ पे कहां दिखेगा ये सब चीज? चलिए भाई, क्राउन शेप में क्या करना है? देखो, सबसे पहले डब्लू बना लीजिए और डब्लू को डब्लू और पहना दीजिए। ये यही क्राउन शेप दिख रहा है, हल्का हल्का तो दिख ही रहा होगा, है ना? मास्क दिख रहा है, ये तुमको मास्क कहां से दिख रहा है? और सारे कॉर्नर्स पे सल्फर आते हैं, सारे कॉर्नर पे आपके पास सल्फर आता है। सल्फर जब भी दो बॉन्ड बनाता है तो उसके पास दो लोन पेयर आएगा। तो एवरी सल्फर हैज टू लोन पेयर। क्राउन शेप का ये दिख रहा है, अब तुमको रियल क्राउन दिख रहा होगा, है ना? सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहां पे, ये बता दीजिए। क्या दो सिग्मा और दो लोन पेयर है? तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? 4, यानी कि sp3। तो ये स्ट्रक्चर है, S8 ऐसे ही मिलता है। ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में मिलता है, सल्फर जो है वो S8 के फॉर्म में मिलता है। सल्फर का सबसे स्टेबल फॉर्म यही है। सल्फर आपके पास 3 फॉर्म में मिलता है। सबसे पहला फॉर्म हमने बनाया क्राउन शेप। क्राउन शेप के बगल में लिखिएगा मोस्ट स्टेबल फॉर्म। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर इज क्राउन शेप। सल्फर जो है वो S6 फॉर्म में भी रहता है। जैसा S8 आपने सुना है वैसा ही S6 फॉर्म में भी ये रहता है। पहला ये आ गया, दूसरा S6। S6 कैसा होता है? आपने चेयर फॉर्म सुना है कार्बन का, वैसा ही सल्फर का चेयर फॉर्म होता है। तो यहां पे सल्फर का चेयर फॉर्म बन गया सारे कॉर्नर्स पे। तीसरा फॉर्म जिसमें सल्फर एग्जिस्ट करता है वो होता है S2। जैसे O2 है वैसा ही S2 है, तो S डबल बॉन्ड S, ये बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन है? क्राउन शेप, S8। ऑक्सीजन भी दो फॉर्म में मिलता है, O2 एंड ओजोन, O2 एंड O3। स्टेबल कौन है? O2। O3 तो क्या है? रिएक्टिव है। O3 में माइनस प्लस चार्ज आ गया, रिएक्ट कर जाएगा। अब लिखो हैलोजन फैमिली। टाइम को हो जाने दो। हैलोजन फैमिली छोटा है, बहुत ही छोटा। एंड इनर्ट गैस तो 15 से 20 मिनट का टॉपिक होता है। जब हटा था तब भी इनर्ट गैस से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। इनर्ट गैस इज एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनर्ट गैस में पहले भी कंपाउंड नहीं थे, अब भी कंपाउंड नहीं है। पहले भी नॉर्मल रिएक्शन थे, अब भी पढ़ने हैं। तो इनर्ट गैस से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जो डिलीट हुआ है वो ग्रुप 13 से 17 में हुआ है। इनर्ट गैस का सिलेबस सेम है। एक लेक्चर और लेगा जिसमें हैलोजन और इनर्ट गैस हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो स्टार्ट करने का कोई मकसद बनता नहीं है ना? थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं।
बहुत दिन हो गया है ना, गप करने में आपको मजा आता ही है, आपका ये फेवरेट टाइम पास है। समोसा भी मंगा ले, नाइस। सपने अच्छे देखते हो तुम लोग, है ना, सपने बहुत अच्छे देखते हैं। दिन में, दिन में ही देखा करो। शादी कब कर रहे हैं? मैंने आपको कितनी बार सिखाया है, मेरे से एक बात सीख लो, लाइफ में अच्छे खुश रहोगे। खुश रहने के लिए शादी का होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? बी सिंगल बी हैप्पी। देश में जितने भी लोग आज हैं वो सब सिंगल हैं। योगी जी को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, एलोन मस्क शादी किया है, एक नहीं किया है, लेकिन समझ रहे हो, या तो करो तो खूब करो या तो मत करो, है ना। इसीलिए अब देखो आजकल क्या हो रहा है कि अगर मान लो शादी इज व्हाट गैम्बल, शादी जुआ खेलते ना, जुआ जानते हो, पैसे लगा देते हैं आंख बंद करके कि जो होगा देखा जाएगा। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले सिखा रहा था कि पढ़ाई में भी वही करो, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ो मस्त। तो वैसे ही होती है शादी, कि क्या निकलेगा आगे पता नहीं। अब यार आप फोन पे किसी से बात कर लेते हो या फोटो देख लेते हो या एक बार मिल लिए, कॉफी पी लिए साथ में, इससे तो इंसान पता नहीं लिख पाएगा, क्योंकि आजकल सब एक्टिंग करना जानते हैं, है ना। तो इसीलिए स्टे सिंगल स्टे हैप्पी, है कि नहीं। गैम्बल में आगे, गैम्बल में क्या होता है ना, आप लोग कभी गोवा तो नहीं गए होगे, चलो छोड़ो, तो वहां पे कसिनोज होते हैं, जाना जाना कॉलेज में जाना, है ना, कॉलेज में तो मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा, लेकिन अभी के लिए कंट्रोल करो। कैसीनो, कसिनो में वहां वहां कसिनोज लीगल है, गोवा से बाहर कसिनोज इलीगल है, बट वहां पे कसिनोज लीगल है। मतलब आप जाओ, अपने पैसे आप लगा सकते हो वहां पे, कि मतलब 10,000 रुपए, वहां पे स्टार्टिंग ही 10-15 हजार रुपए से होती है, कि आपने बेट लगाया कि 10,000 रुपए अपने रख दिए, सामने वाले में भी 10,000 रख दिया, और वहां पे एक टर्न अराउंड व्हील होता है, उसको घुमाया जाता है। अगर वो व्हील आपके साइड रुक गया तो 20,000 आपका हो गया, वरना 0 आपका होगा, ठीक है। हम लोग तो खूब खूब हारे हैं, मतलब, तो कैसीनोज में ऐसे जाते ही है हम लोग थोड़ा गरीब वाले कैसीनोज में जाते हैं, यहाँ 2-3 हजार से काम चल जाए, यार अब 10,000 गए तो गया यार, पहली बार में ही सदमा लग गया कि यार 10,000 चला गया, 2 मिनट भी नहीं हुआ। एक बार व्हील घुमाते हैं और वो ऐसा घुमाते हैं, पता नहीं सामने वाले के पास ही रुकता है, जब पता नहीं क्यों, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है, मैं 3-4 बार लगाया, फिर सोचा अब नहीं, जब सारा पैसा ही खर्च खर्च कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, जगह चेंज कर लेते हैं। वो रोटेट होता है, एक बार इधर एक बार इधर, लेकिन जब मैं उधर जा रहा था तो इधर वाले के सामने रुक रहा है, जब मैं इधर बैठ रहा हूं तो उधर रुक रहा है, ठीक है। रिपीट कर लेते, तो ऐसा होता नहीं है ना बेटा, है ना, वो सबके रूल्स होते हैं। चलिए अच्छी बात, आजकल तो गोवा में आज देखो क्या मस्त भीड़ लगी है ना, सब लोग जाके बैठे हैं गोवा में, है ना। अभी आप, मैं देख रहा था आज दिन की फ्लाइट देख रहा था ऐसे ही रैंडम, तो गोवा की फ्लाइट है 25,000 रुपए की, मतलब इफ यू गो, पटना से तो फ्लाइट ही नहीं है पहली बात, दिल्ली जाके फ्लाइट है, पता नहीं क्यों पटना वाले गोवा जा ही नहीं रहे। बेटा पढ़ लो, नहीं तो रशिया में मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा खतरनाक है। अच्छा ओके ओके, हमारे यहाँ एक सिवान में डॉक्टर हैं, सिवान जानते हो जगह है यहीं पे, वहीं पे एक डॉक्टर है, रोहित सिंह नाम है उनका, वो मेरे मतलब कजिन 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 है, तो ना दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त, ऐसे कजिन ब्रदर लगेंगे। वो रशिया से पढ़ के आए हैं, है ना, तो पहले तो अपोलो अपोलो में पढ़े, यहाँ पे आके अब वो यहाँ पे खूब पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि बिहार में उस लेवल का डॉक्टर है नहीं। यार तुम लोग को यही बताता हूँ, पैसे कमाओ यार, पैसे होंगे ना सब सॉर्टेड है जिंदगी में। जिंदगी में 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पैसा, ठीक है, 1% का सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए बोला स्टे सिंगल स्टे हैप्पी, वही 1% है वो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन पैसे से नहीं होता, उसका सॉल्यूशन माइंडसेट से होता है। लेकिन 99% आप खुश रहो, है ना, हम सब अभी पैसे से गरीब है, ठीक है। जिस स्टेज पे मैं था आपकी तरफ, मैं भी यही सोचता था, साला पैसा आ जाए बस जिंदगी में, है ना, उसके बाद तो हम जिंदगी जंग जीत लेंगे। बट पैसा आया तो पता चला कि नहीं, ये भी उतना काफी नहीं है, बट 99% सॉल्व हो जाएगा, बांट देंगे। मैं जिस दिन मर्सिडीज बेचूंगा, जो बचेगा उसमें से आपको बांट दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आज से 10 साल बाद बेचूंगा, तब मैं डिफेंडर लूंगा, है ना।
हाँ यार, आज वो टैक्स देखा आपने, आप लोगों ने? क्या घटिया रूल है यार वो, क्या घटिया रूल है टैक्स का वो। अब लेकिन अब क्या करें, कंट्री ऐसी है, देना पड़ेगा। आप सोचो, आप अपना सेकेंड हैंड सामान बेच रहे हो, उस पर भी टैक्स लगेगा। एक बार आप ओरिजिनल में दे चुके हो, ओरिजिनल में दे चुके हो। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक कार के एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो आपको कोई कार लेना है, आप बड़े हो गए, 4-5 साल बाद पैसे आ गए आपके पास, कार लेना है आपको। तो मान लो आपको मर्सिडीज पसंद आई, तो आपको मर्सिडीज पे जाओगे शोरूम पे, वो बोलेंगे कि हाँ मेरी गाड़ी 60 लाख रुपए की है, ठीक है, तो 60 लाख की जो मेरी गाड़ी है वो ओरिजिनली 60 लाख रुपीज की है। अब बस, अब सुनो तो, बस का बताता हूं। 60 लाख रुपीज की है, तो मर्सिडीज को 60 लाख गया, फिर बोलेगा अच्छा मर्सिडीज ले रहे हो, सरकार बोलेगा मेरा टैक्स दो, तो 28% जीएसटी लगता है, बिकॉज इट इज अ लग्जरी कार। तो लग्जरी का जीएसटी ज्यादा है, 18 नहीं लगता, 28% लगता है। तो सरकार उस पर 18 लाख रुपए टैक्स और ले लेगी आपसे। सरकार 60 लाख रुपए का वो हो गया, 18 लाख का हो गया, कितना हो गया 78। इतने में नहीं होगा अभी, फिर सरकार बोलेगा कि अच्छा ओके आपने टैक्स तो ले लिया, लेकिन अब रोड पे तो लाओगे, तो रोड पे लाने के लिए रोड टैक्स लगता है, दैट इज अनदर 4-5 लैक्स, 4 से 5 लाख रुपए, ठीक है, तो आपके 22 लाख रुपए टैक्स हो गए। फिर सुनो, अभी वहां तक रुका नहीं, अब इतनी महंगी गाड़ी लोगे तो आप क्या करोगे, इंश्योरेंस, बिना इंश्योरेंस के आप चलोगे नहीं, क्योंकि स्क्रैच आया तो 2 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं, तो आप सोचोगे इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देने दो, हम क्यों दे, तो आप इंश्योरेंस लोगे, तो इंश्योरेंस भी 2 लाख, साल का 2 लाख 2.5 लाख लगता है उसका, उस पर भी 18% जीएसटी है। तो कुल मिला के 25 से 26 लाख रुपए गवर्नमेंट लेती है एक गाड़ी को अलाउ करने के लिए, बस गवर्नमेंट का काम क्या है, हाँ अब आप चला सकते हो, राइट। और सड़क तो क्या ही है, जानते ही रहे हो। 25 लाख लेने के बाद गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बस ये है कि यस, उसका काम है यस लिखना, ताकि आपकी गाड़ी कोई टोल नाके पे पकड़ ना पाए, क्योंकि आपको अप्रूवल चाहिए, एनओसी चाहिए होता है गवर्नमेंट का। अगर आपने रोड टैक्स नहीं भरा तो गवर्नमेंट आपकी टो करवा लेगी कि आप नहीं चला सकते, हमारा रोड है, तो आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप जीएसटी नहीं दोगे तो 2 लोग आपके घर पे पहुंच जाएंगे कि आपने सामान खरीदा है, टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो, गुड्स का टैक्स है, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप 60 लाख की गाड़ी 90 लाख पड़ जाती है, राइट, अराउंड 28 लाख के आसपास है, तो 88-89 लाख है, ठीक है आपको। तो आप देखो कितना मार्जिन है। अब ये हो गया आपसे 28 लाख रुपए उन्होंने ले लिए, बट अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप बेच रहे हो, मान लो 2 साल बाद आपका मन हुआ कि मैं बेच रहा हूं, तो अब आप जो बेचोगे तो मान लो 30 लाख रुपए में बिकेगी, 10-20 लाख रुपए कम हो गया, 30 लाख रुपए में बिकेगी। जीएसटी कोई टैक्स थोड़ी देता है, कोई भी गाड़ी का पैसा देता है। तो आप बोल रहे हैं अब जो डिफरेंस है, आपने 50 लाख में खरीदा था, 30 लाख में बेच रहे हो, 20 लाख डिफरेंस है, उस 20 लाख का भी 18% देना पड़ेगा। तो पहले 28 लाख ले चुके हैं, अब दोबारा बेचने पे फिर से। अब इस पे लॉजिक जो लोग लगा रहे हैं, इससे हुआ क्या, देखो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं, इसीलिए बोला पैसा रहेगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, पैसा रहेगा तो ये टैक्स आपको खलता नहीं है, ठीक है ना, ले जाओ, देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो अब मान लो कोई गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो आपके घर से यहाँ पे वो टैक्सी चला रहा है, तो पुरानी बुलेरो खरीदता है ना, कि जो बहुत 10 साल चल चुकी है, उसको वो बेचारे गैराज वराज में मरम्मत करा के वो अपना घर चलाते हैं, कि रोज का अप डाउन वाले टैक्सी में यूज करते हैं उसको। अब बोलेरो आपने खरीदी थी 20 लाख रुपए में, अब वो 10 साल के बाद उसका प्राइस हो गया है 2 लाख 2.5 लाख रुपए, एक्सीडेंटल है या कुछ है, गरीब आदमी उतना ही खरीदेगा। अब उसका डिफरेंस कितना हो गया, 18 लाख, 18 लाख का जीएसटी लगेगा उसको। वो 2 लाख का खरीद रहा है और उसको जीएसटी लग रहा है 6 लाख रुपए। सोचो, 2 लाख रुपए का कार है एंड द डिफरेंस पे जीएसटी लग रहा है। ऐसे रबिश रूल है, मतलब आप सोचो गरीब का जो बेचारा वो कमा सकता था, अब वो नहीं खरीदेगा। कोई अपने प्राइस से ज्यादा थोड़ी ना टैक्स दे देगा। अब मेरे से कोई कहे कि नहीं नहीं 60 लाख की गाड़ी है, आप 80 लाख रुपए टैक्स दे दो, तो कहेगा तुम अपने घर रखो, हम ऑटो चलेंगे, है ना, हमारे को क्या है। हाँ, लेकिन ऑल्टो पे भी तो टैक्स है, उस पे भी है, हर चीज पे है, राइट। साइकिल पे भी टैक्स है, एवरीवेयर देयर इज टैक्स। अगर कोई चीज गुड्स की कैटेगरी में आ रहा है ना, गुड्स की कैटेगरी में कौन आता है, जो ट्रक से फैक्ट्री से बाहर लाने में अगर ट्रक का इस्तेमाल हो रहा है तो वो गुड्स हो गया। तो साइकिल, तो सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों का कोई जवाब नहीं है, फैक्ट्री में घुस के निकाल लेना है ना, तो ये तो है गवर्नमेंट का, देना पड़ेगा, इसीलिए पैसे खूब कमाओ, है ना,
ताकि आप इन सब जो रोजमर्रा की जिंदगी है उनसे फाइट कर पाओ, है ना। नहीं तो हर दिन हर समय ये हॉन्ट होगा दिमाग में कि यार काश कर लिया होता, बस यही होगा और कुछ डिफरेंस नहीं है। जो एक अच्छा इंसान है और जो पैसे नहीं कमा रहा है उसमें बस दो ही फर्क होता है, उसको रोज रोज रियलाइज होता है कि मैंने गलती की, और उसको लगता है कि ठीक है यार एक बार मेहनत किया था हो गया, राइट। उसको लगेगा, उसको भी लगेगा, दोनों को मेहनत करना पड़ रहा है, बट वो लाइफ लॉन्ग मेहनत कर रहा है। और एक इंसान एक बार मेहनत कर लिया, एक साल 1.5 साल, और लाइफ के किसी फेज में मेहनत करना पड़ेगा, या तो अभी, या तो 2 साल बाद कॉलेज में, या तो 4 साल बाद जॉब में, कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हर इंसान के लाइफ का रूल है, आपके पास 60 साल 70 साल है लाइफ में, 1 साल आपको मेहनत करना ही पड़ेगा किसी भी फेज में, वेदर इट बी 12th क्लास या आप अभी या डॉक्टर बन के या कहीं भी। आप अभी मेहनत करोगे तभी डॉक्टर बनोगे, या तो आप बीएससी करो फिर वहां ज्यादा मेहनत करो, वहां और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। फिर कुछ और करो तो वहां और ज्यादा मेहनत करनी है, तो ठीक है। चलो आपसे अगले उसमें मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे।